गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उदय शंकर और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो आर्टिकल पर आधारित वीडियो है। पिछले वीडियोस में हमने आपको ये बताया था कि कैसे किसी सिंगुलर नाउन तथा प्लूरल नाउन का प्रयोग जनरल मामलों में होता है और उसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन है ये कुछ खास बेसिक और एडवांस्ड नियमों पर आधारित है जिनका संबंध एग्जामिनेशन से है। तो आज हम सीधे बात करते हैं द के कुछ बेसिक रूल को लेकर के। देखिए, एक रूल क्या कहता है कि पद के नाम के पहले, उसको आप ऐसे समझे, नेम ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ पोस्ट के नाम के साथ, ठीक है, हम द का प्रयोग करते हैं। यदि कोई पद का नाम है तो उसके साथ द का प्रयोग होता है, जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजा, रानी, ये सारे पद हैं और इस पद के नाम के साथ द का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक बात लिखते हैं इस प्रकार से, देखिए ये वाक्य है, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से भेंट की। अब प्रधानमंत्री पद का नाम है, राष्ट्रपति भी पद का नाम है, और रूल क्या कहता है कि पद के नाम के साथ द का प्रयोग होता है, होना चाहिए। तो फिर हमारा ये जो वाक्य इस प्रकार से बनेगा, द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड ऑन द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड ऑन द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से भेंट की। लेकिन देखिए, इसी में अब हमें इसका दूसरा पहलू देखना है कि कब हम पद के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए, ये जो परंतु वाली बात है, जो नॉर्मल नियम से हटकर होते हैं, ये एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जामिनेशन में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नियम से सवाल नहीं आते हैं। जैसे ये जो बात है ना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सीधा सी बात है कि किसी पद के नाम के साथ हम द लगाते हैं। जो इसमें लेकिन वाली बातें हैं वो एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब कुछ ऐसे कंडीशंस हैं कि पद के नाम के साथ हम द का प्रयोग हम हटा भी सकते हैं या बिल्कुल प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर कहा जाए, अगर इस पद के नाम के साथ, जैसे देखिए, राष्ट्रपति क्या है? पद है। प्रधानमंत्री क्या है? पद है। लेकिन अगर इस पद के नाम के साथ यदि व्यक्ति का नाम जोड़ दिया जाए तो उस अवस्था में पद के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं होगा। तो रूल क्या कहता है कि नेम ऑफ पोस्ट के साथ, यदि हम नेम ऑफ पोस्ट के साथ, यदि हम नेम ऑफ पर्सन ऐड कर देते हैं, ठीक है, यदि हम नेम ऑफ पोस्ट के साथ यदि हम नेम ऑफ पर्सन ऐड कर देते हैं तो फिर द का प्रयोग यहां पर नहीं होना चाहिए, द का प्रयोग यहां पर नहीं होगा। ठीक है, यदि हम नेम ऑफ पोस्ट के साथ यदि नेम ऑफ पर्सन अगर हम प्रयोग कर दें तो फिर द का यहां यूज नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम कहते हैं, चलिए एक वाक्य है, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से भेंट की। देखिए, अब इसमें पद है, पद के साथ नाम भी है, यहां भी पद है, पद के साथ नाम है। तो रूल, बेसिक रूल क्या कहता है कि यदि पद के नाम के साथ यदि व्यक्ति का नाम यदि जोड़ दिया जाए तो फिर उस पद के नाम के साथ हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कि अगर हम अब लिखते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉल्ड ऑन प्रेसिडेंट पुतिन, तो देखिए यहां पर द का प्रयोग नहीं होगा। इस प्रधानमंत्री के लिए जो प्राइम मिनिस्टर वर्ड का यूज किया गया है, यहां पर द का यूज नहीं होगा। यहां पर जो प्रेसिडेंट के साथ जो पुतिन रखा गया है, इस कारण से इस प्रेसिडेंट के साथ द का प्रयोग नहीं होगा। तो अगर हम किसी पद के नाम के साथ यदि हम व्यक्ति का नाम जोड़ दें तो फिर उस पद के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं होगा। हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल क्या कहता है, इस एग्जाम्पल पर विचार किया जाए। राजा अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है,
देखिए अशोक व्यक्ति है, राजा एक पद है। रूल क्या कह रहा है कि नेम ऑफ पोस्ट के साथ यदि हम नेम ऑफ पर्सन अगर हम ऐड करते हैं तो फिर यहां पर नेम ऑफ पोस्ट के साथ द का प्रयोग नहीं होगा। राजा यहां एक पद का नाम है, ठीक है। हम कैसे लिखेंगे? द किंग अशोका, द किंग अशोका हैड embraced बुद्धिज्म। चलिए ठीक है, ओके। यहां देखिए, यहां द किंग अशोका में इसी तरह से कॉमन एरर मिलता है। ऐसे देखने से ये लाइन सही लग रहा है कि देखिए ये प्रतीत कैसे हो रहा है ना, ये एक मन होता है, एक मन है और एक वास्तविकता है। अगर मन के आधार पर देखा जाए तो ये लाइन सही लग रहा है, लाइन में कोई त्रुटि नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ग्रामर का नियम हमारे मन के नियम से नहीं चलता है। मन मन कह रहा है कि ये वाक्य ठीक है, लेकिन जो रूल क्या कह रहा है कि ये वाक्य रॉन्ग है, यहाँ पर द का यूज नहीं होना चाहिए। यानी कि हम सिंपली ऐसे लिखेंगे, किंग अशोका हैड एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। देखिए कुछ और भी ऐसे मामले हैं जबकि पद का नाम तो रहेगा लेकिन उसके साथ हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए अगर ये पद का नाम का प्रयोग अगर हम इस तरह से करते हैं, द पोजीशन ऑफ, द रोल ऑफ, द पोस्ट ऑफ, ठीक है। और इसके बाद यदि हम पोस्ट का नाम अगर हम रखते हैं, ठीक है, हम कोई पद का नाम रख देते हैं, नेम ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ पोस्ट का नाम हम रख देते हैं, ठीक है। तो यहां पर द का प्रयोग आमतौर पर नहीं किया जाता है। यानी कि यदि कोई पद का नाम हो जो द पोजीशन ऑफ के बाद आए, द रोल ऑफ के बाद आए, द पोस्ट ऑफ के बाद आए, तो फिर वहां पर नेम ऑफ पोस्ट के साथ द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो अमेरिका में विदेश मंत्री को कहते हैं, ठीक है ना, उसका पद उसने ठुकरा दिया। एक पद का नाम है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक पद का नाम है। अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि उसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद को ठुकरा दिया, ठीक है, तो हम कैसे हमें लिखना चाहिए? ही डिक्लाइंड, ठुकराने के लिए वर्ड डिक्लाइन का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अब यहां पर हम पोजीशन, रोल या पोस्ट, हम तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं, सबका मोटा मोटी एक ही अर्थ है। चलिए, ही डिक्लाइंड द पोस्ट ऑफ, द पोस्ट ऑफ। अब यहां पर हमें द का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक मैटर है, विचार करने लायक एक मैटर है, ठीक है। तो अभी क्या कहा गया है कि द पोस्ट ऑफ, द पोजीशन ऑफ और द रोल ऑफ के बाद यदि पद का कोई नाम होता है तो उसके साथ द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो द का यूज होगा वो गलत होगा। अब यहाँ पर हम कोई भी पद का नाम अगर लिख देते हैं तो उसके साथ द लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम कैसे लिखेंगे? ही डिक्लाइंड द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये अमेरिका के, ये विदेश मंत्री का ये पद होता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि द पोजीशन ऑफ, द रोल ऑफ और द पोस्ट ऑफ के बाद यदि कोई पद का नाम होता है उसके साथ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए, यदि कोई यूनिक पोस्ट हो, यूनिक पद हो, यूनिक पद का मतलब वो पद एक ही पद होता है, जैसे कि कैप्टन। अब कैप्टन क्या होता है? किसी टीम में खिलाड़ी तो कई होते हैं, कैप्टन क्या होता है? एक यूनिक पद का नाम है, ठीक है ना। चलिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब कौन से पद है? ये सब यूनिक पद है, मतलब ये संख्या में सिर्फ एक ही हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब वैसे पद हैं जिनकी संख्या किसी जगह पर एक ही हो सकती है, जैसे कि डायरेक्टर, ठीक है ना। और इस तरह के लिए बहुत सारे पद हो सकते हैं जो किसी जगह पर वो एक ही हो सकता है, वो एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। अब किसी टीम में एक ही कैप्टन होंगे, किसी देश में एक ही प्रेसिडेंट होंगे, एक ही प्रधानमंत्री होंगे और एक ही किसी कंपनी में एक ही डायरेक्टर होंगे, ठीक है। तो ये यूनिक पद है, ठीक है। क्या कहता है रूल? क्या कहता है कि यदि इस यूनिक पद का प्रयोग यदि हम कॉम्प्लीमेंट के तौर पर करते हैं, मतलब यदि वाक्य में अगर ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पर अगर यूज होते हैं, ठीक है, तो हम इनके साथ द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, मतलब द को ड्रॉप किया जा सकता है, ठीक है ना। द को ड्रॉप किया जा सकता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? थोड़ा सा इस बात पर विचार कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, अभी मैं आपको काम चलने भर ये बता सकता हूं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो सब्जेक्ट के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में सूचना दे, ठीक है ना। देखिए, सब्जेक्ट एक अलग चीज होता है, सब्जेक्ट एक अलग चीज है। पहले थोड़ा बेसिक चीज को थोड़ा समझा जाए। सब्जेक्ट क्या होता है? जो
काम करता है। इसको सिंपल भाषा में कहें, सब्जेक्ट क्या होता है, जो डूअर होते हैं, जो किसी काम को करते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं एक सब्जेक्ट हूं, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर क्रिया का असर पड़े ना, वो ऑब्जेक्ट होता है। जिस पर क्रिया का असर पड़े वो एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि मैंने इस कलम को तोड़ दिया, मैंने इस कलम को तोड़ दिया, तो ये जो है एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ कलम ऑब्जेक्ट है। टूटने का असर किस पर पड़ा, तोड़ने का असर इस कलम पर पड़ा, तो ये एक ऑब्जेक्ट है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है ना जो किसी चीज के बारे में सूचना दे, इंफॉर्मेशन दे, ठीक है ना, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो बेसिक रूल क्या कहता है कि यदि कोई कॉम्प्लीमेंट हो, ठीक है ना, यदि कोई कैप्टन, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डायरेक्टर जैसा कोई पद कॉम्प्लीमेंट के रूप में अगर इस्तेमाल किया जाए, तो फिर इस पद के नाम के साथ हम द का प्रयोग कर सकते हैं या हम नहीं कर सकते। मतलब दोनों, हमारे पास दोनों विकल्प है। जैसे कि मैं कहूं, एक छोटा सा वाक्य मैं लेता हूं, वो प्रधानमंत्री है, ठीक है, वो प्रधानमंत्री है। तो यहां पर प्रधानमंत्री क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। यहां पर प्रधानमंत्री कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये यहां पर कोई काम नहीं हो रहा है, अच्छा ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इस पर क्रिया का कोई असर वाली बात नहीं है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है जो एक व्यक्ति के बारे में सूचना दे रहा है कि वो व्यक्ति क्या है, तो प्रधानमंत्री है। यानी कि यहां पर जो प्रधानमंत्री है कॉम्प्लीमेंट है। तो वो प्रधानमंत्री हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, ही इज, देखिए इसके लिए दोनों विकल्प है, ही इज प्राइम मिनिस्टर, ये भी ठीक है, ही इज प्राइम मिनिस्टर, ये भी ठीक है, इसमें द लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हम ये भी लिख सकते हैं ही इज द प्राइम मिनिस्टर, मतलब इसको हम दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ही इज द प्राइम मिनिस्टर। तो ये जितने भी पद हैं, जो यूनिक पद हैं, जो अपने साथ यूनिक डेजिग्नेशन लेके चलते हैं, ठीक है, यदि इनका प्रयोग यदि कॉम्प्लीमेंट के रूप में किया जाए तो इनके साथ द का प्रयोग फिर ऑप्शनल है, मतलब हम इनके साथ द लगा सकते हैं अथवा हम द को छोड़ सकते हैं। देखिए, लेकिन अगर यही पद यदि सब्जेक्ट का काम करने लगे, यदि ऑब्जेक्ट का काम करने लगे, तो वहां पर द लगना जरूरी है, ठीक है ना, वहां पर द लगना जरूरी है। लेकिन जब ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करे तो फिर यहां पर द लगाया जा सकता है अथवा द को हटाया जा सकता है। जैसे पिछले वाक्य को हमने देखा था कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से भेंट की, वहां पर प्रधानमंत्री कौन है, वहां पर प्रधानमंत्री सब्जेक्ट है, ठीक है। राष्ट्रपति वहां पर क्या हुए, राष्ट्रपति वहां पर ऑब्जेक्ट हुए, ठीक है। मिलने का असर किस पर पड़ा, राष्ट्रपति पर पड़ा, तो जिस पर क्रिया का असर पड़े वो ऑब्जेक्ट होता है, जो काम करे वो सब्जेक्ट होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी पद का यूनिक डेजिग्नेशन लेकर चलते हो तो उनके साथ द का प्रयोग ऑप्शनल किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता है। जैसे कि एक हम वाक्य लिखते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा देखा जाए। क्या कह रहा है, इन द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड, ठीक है ना, इन द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड, ठीक है ना, अंधे लोगों। ये पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया था कि कैसे किसी एडजेक्टिव के साथ हम द लगा करके इनके पूरे समूह को दिखलाते हैं, ठीक है। अगर आप उस वीडियो को देखिएगा तो ये चीज पाइएगा, द ब्लाइंड सही है, ठीक है। तो इन द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड, अंधे लोगों के देश में, वन आइड मैन, एक आंख वाला व्यक्ति राजा होता है। अब एक आंख वाला व्यक्ति जो राजा है, यहां पर राजा का इस्तेमाल, किंग का इस्तेमाल किस रूप में हुआ है, ठीक है ना, यहाँ किंग का इस्तेमाल कॉम्प्लीमेंट के रूप में हुआ है। कॉम्प्लीमेंट बी के बाद आते हैं, यहाँ बी का रूप इज का इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर दोनों में से किसको सही माना जाएगा, किंग कि द किंग, यहाँ पर दोनों ओके हैं, ठीक है ना, दोनों ठीक है, बोथ आर ओके, ठीक है। यहाँ पर किंग भी सही है, द किंग भी सही है, मतलब यहाँ पर हम द का प्रयोग जो है वो ऑप्शनल है, वो हमारे इच्छा पर डिपेंड करता है, हम लगा सकते हैं अथवा छोड़ सकते हैं। तो अगर बात अगर इतना अगर क्लियर हो गया हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल की ओर देखा जाए, एक फ्रेज है
ठीक है ना, एक फ्रेज है बाई प्लस द। देखिए बाई प्लस द का प्रयोग हम क्या दिखलाने के लिए करते हैं, बाई प्लस द से क्या बोध होता है। बाई प्लस द का प्रयोग करते हैं इस बात को कहने के लिए कि हम किसी काम को किस दर से करते हैं। मतलब इसको सिंपली भाषा में कहा जाए, बाई प्लस द का प्रयोग किया जाता है जब हमें कहना है कि हम किसी काम को किस हिसाब से करते हैं। तो के हिसाब से कहने के लिए, ठीक है, बाई प्लस द का प्रयोग किया जाता है। देखिए एक फ्रेज है, फिक्स फ्रेज है, ठीक है ना, द के जगह पर एन का प्रयोग नहीं होगा, बाई के जगह पर दूसरे प्रीपोजिशन नहीं आएंगे, यानी कि बाई प्लस द में ना किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि अगर भरने के लिए दे दिया जाए, कोई फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाए, जैसे कि वी बॉट एक्स, ठीक है ना, बाई, और यहां दे दिया जाए डोजेन। चलिए इसका हिंदी क्या निकलेगा, पहले हिंदी निकालते हैं, हिंदी रूपांतरण करते हैं। तो वी बॉट एक्स बाई डोजन, यानी कि इसका हिंदी ये निकलना चाहिए कि हम लोगों ने, ठीक है ना, दर्जन के हिसाब से अंडे खरीदे, एक्स खरीदे। ठीक है, अब कहने के हिसाब से, ऐसी आप कई बातें कह सकते हैं कि हिसाब से कहने के लिए हम कई तरह की बातों को कह सकते हैं, कई तरह के एग्जाम्पल से इस चीज को दिखा सकते हैं। अब बाई के साथ हम कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करें, आर्टिकल हमारे पास ए एन भी है, आर्टिकल हमारे पास द भी है, और एक और आर्टिकल है जिसको हम कहते हैं नो आर्टिकल। ठीक है ना, नो आर्टिकल का चर्चा हम बाद में करेंगे। तो वी बॉट एक्स बाई डोजन, ठीक है ना, हम लोग दर्जन के हिसाब से अंडे खरीदे। अब यहाँ पर ये बात फिक्स है कि बाई के साथ द ही आएगा, द के अलावा कोई दूसरे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, ये है वह घंटे के हिसाब से काम करता है। अब हमें जब कहना है के हिसाब से, ठीक है, तो इस बात को कहने के लिए हमारे पास बस एक ही उपाय है, और वह है बाई प्लस द। बाई के जगह पर कोई दूसरे प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, और द के जगह पर कोई दूसरे आर्टिकल नहीं आएंगे। वह घंटे के हिसाब से काम करता है। अगर इसे डील किया जाए तो ये किस प्रकार से निकले होगा, ही वर्क्स, ठीक है, बाई द आवर। और इस प्रकार की अनेक बातें लिखी जा सकती है, जैसे कि आप इस वाक्य पर विचार करें। चलिए इसका हिंदी क्या निकलेगा, क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर। क्लॉथ जो कपड़े होते हैं वो मीटर के हिसाब से बेचे जाते हैं। तो ये जो रूल है बहुत ही सिंपल रूल है, और इसको आसानी से समझा जा सकता है। जब हमें कहना है के हिसाब से, तो इस बात को कहने के लिए हमारे पास जो रूल है वह है बाई प्लस द। देखिए हम नेक्स्ट रूल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक रूल क्या है कि आमतौर पर हम ऑल के साथ द का प्रयोग करते हैं, मतलब ऑल के बाद द का प्रयोग होता है, एक ये बेसिक रूल है। ठीक है ना, हम ऑल के बाद हम द का प्रयोग करते हैं। ये जो रूल है ना, ये सिर्फ ऑल के लिए लागू होगा, बाकी किसी वर्ड के लिए लागू नहीं होगा। आमतौर पर हम ऑल के साथ द लगाते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल एक लिख सकते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स हैव पास्ड द एग्जाम। चलिए ये क्या कह रहा है कि जो सभी जो स्टूडेंट्स थे वो एग्जाम पास कर लिए हैं, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं एग्जाम पास कर लिए हैं। तो आमतौर पर जनरल रूल क्या कहता है कि ऑल के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें लेकिन वाला बात ही मेन बात है। देखिए इस वीडियो सेशन में जो सीधा साधा रूल है उसका महत्व कम है, लेकिन वैसे बातें जो नॉर्मल नियम से हटकर के हों वो बातें ज्यादा महत्व की बातें हैं। अब हमने इसके पहले बात किया था पद के साथ द लगता है, ये बात ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे हम ज्यादा महत्व हमें नहीं देना चाहिए। इसमें जो लेकिन वाली बातें हैं कि कब किसी पद के नाम के साथ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं या नहीं करना चाहिए, ये बातें ज्यादा महत्व की बातें हैं। ठीक है, अब ये जो रूल क्या कहता है कि ऑल के साथ हम आमतौर पर द लगाते हैं, ये ठीक है, रूल तो रूल होता है। तो जैसे कि ऑल द स्टूडेंट्स है पास द एग्जाम, सारे विद्यार्थी जो है एग्जाम पास कर लिए हैं। लेकिन वाली बात जो है ना वो खास मायने रखती है, खास महत्व की होती है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि कब कब हम ऑल के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो कुछ केसेस हैं, कुछ मामले हैं जबकि ऑल के साथ द का प्रयोग नहीं होगा। थोड़ा केस को देखते हैं। केस 1 देखिए, रूल क्या कहता है कि यदि ऑल के बाद
यदि कोई नंबर आ जाए, 2 4 10 20 नंबर कुछ भी आप ले ले, ठीक है, ऑल के बाद यदि कोई नंबर हो तो ऑल के साथ द का प्रयोग नहीं होगा, यहां पर द का जो प्रयोग होगा वो रॉन्ग होगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल में क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स हैव पास द एग्जाम, ठीक है, सभी जो विद्यार्थी हैं परीक्षा पास कर लिए हैं। लेकिन अब हमें यह कहना है कि सभी 10 विद्यार्थी, मान के चलिए कि परीक्षा में 10 विद्यार्थी बैठे, 20 विद्यार्थी बैठे या 100 बैठे, अब हमको नंबर के साथ कहना है। अगर हम इस बात को अगर हम ऐसे लिखते हैं, ऑल द 10 स्टूडेंट्स, हम कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक है, हैव पास द एग्जाम, ठीक है, कि सभी जो 10 विद्यार्थी हैं परीक्षा पास कर लिए हैं। अब देखिए रूल क्या कहता है कि ऑल और नंबर के साथ द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हमारा सीधा सीधी लाइन ऐसे होगा, ऑल 10 स्टूडेंट्स हैव पास द एग्जाम, ठीक है। तो यदि कोई नंबर, हम कोई भी नंबर रखते हैं तो ऑल के बाद यदि कोई नंबर आता है, ये देखिए ये बात मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो द वाला जो नियम है ना, ये सिर्फ बात ऑल के लिए है। अगर यहां पर कोई दूसरे वर्ड आ जाए तो यह नियम उन पर लागू नहीं होगा, ये बात केवल ऑल तक सीमित है। तो इसमें पहला केस क्या है, जबकि हम ऑल के साथ द का प्रयोग नहीं करेंगे, तो केस ये है कि अगर ऑल के बाद कोई नंबर आ जाए तो फिर द का प्रयोग वहां नहीं होना चाहिए। केस टू देखते हैं, जबकि हम ऑल के साथ द का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए यदि ऑल के बाद यदि कोई ऐसी बात आ जाए जिसको हम फैक्ट मानते हो, जिसको सच मानते हो, वैसी बातें जिसको सच माना जाए, जिसे लोग सच मानते हैं, ऑल के बाद यदि कोई ऐसी बातें हो जिसको सच समझा जाता है, वैसे मामलों में ऑल के साथ द का प्रयोग नहीं होता है। यदि ऑल के बाद यदि हम कोई ऐसी बात कहते हैं जिसको फैक्ट माना जाता है, उसके साथ द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि 2 एग्जांपल इसके लिए हम लोग लेते हैं। सभी डॉग्स काले हैं, ठीक है, इसको हम बनाते हैं। चलिए, क्या है कि ऑल डॉग्स आर ब्लैक, सभी डॉग काले हैं, क्या ये सच है, क्या कोई ये फैक्ट है? तो ये फैक्ट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि डॉग दूसरे कलर के भी होते हैं। ये हो सकता है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ डॉग हो और वो सभी काले हो, ऐसा हो सकता है कि कोई क्षेत्र में कुछ डॉग हो और वो सभी काले हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन दुनिया के सारे डॉग काले होते हैं ऐसा नहीं है। इसका मतलब कि एक फैक्ट नहीं है। और द का प्रयोग हम कब नहीं करेंगे, जब ये फैक्ट होगा तब नहीं करेंगे। इसका मतलब ये फैक्ट नहीं है और इसके साथ द का प्रयोग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये एक वाक्य फैक्ट वाक्य नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसे लिखते हैं, चलिए, सभी डॉग्स भूखते हैं, देखिए ये एक फैक्ट है, डॉग चाहे कहीं का हो, उसका एक नेचर है भौंकने का, ठीक है। तो सभी डॉग भूखते हैं, ये जो एक फैक्ट है, अगर इसको अगर हम बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, ऑल द डॉग्स बार्क। चलिए इसको थोड़ा सा देखा जाए, ऑल द डॉग्स बार्क। तो देखिए ये कह रहा है क्या कि यदि ऑल के बाद यदि कोई फैक्ट अगर आ जाए, वैसी बातें जिसको लोग सच मानते हो वो सच बात होता है, तो उस मामलों में ऑल के साथ द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब यहां पर हमें एरर को खोजना है, एरर को ट्रेस करना है। तो ऑल द डॉग्स बार्क में हमारा ये जो खंड है, अब ये खंड जहां भी आ जाए, सेक्शन ए आ जाए, सेक्शन बी आ जाए, हमारा ये सेक्शन जो होगा वो गलत होगा। इसका मतलब है कि यदि ऑल के बाद यदि कोई भी ऐसी बात हो जिसको हम फैक्ट मानते हो, उसके साथ द का प्रयोग नहीं होगा। कुछ और एग्जांपल्स डायरेक्ट इंग्लिश में लेते हैं। ऑल द डॉग्स लव मीट। चलिए इसको थोड़ा देखा जाए, सारे डॉग मीट पसंद करते हैं। ये डॉग के बारे में क्या है, ये डॉग के बारे में एक फैक्ट है। डॉग का ये स्वभाव है मीट पसंद करना, आप उसे दे या ना दे एक अलग मैटर है, ठीक है। अब यहां पर द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। एक हम और वाक्य को लेते हैं।
ये क्या है ना, ऑल द चिप्स आर मेड ऑफ सिलिकॉन। सभी जो चिप होते हैं जो मोबाइल कंप्यूटर में लगते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। देखिए ये चिप के बारे में क्या है, ये चिप के बारे में एक फैक्ट है। तो रूल क्या कहता है कि ऑल का प्रयोग किसी फैक्ट के साथ हो, ठीक है, तो यहां पर द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब जो चिप होंगे मोबाइल के कंप्यूटर के वो सिलिकॉन के ही बने होते हैं, तो इसके साथ द का प्रयोग नहीं होगा। और इस तरह की हम कई फैक्चुअल बातें लिख सकते हैं। ये किस टू की बात थी, जब हम ऑल के साथ द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये फैक्ट नहीं है तो फिर यहाँ द का प्रयोग होगा। जैसे कि देखिए सभी डॉग्स काले हैं, ये कोई फैक्ट नहीं है, तो यहाँ पर द का प्रयोग हो गया। लेकिन इनके साथ द का प्रयोग जो था वो रॉन्ग था, यहाँ पर जो द का प्रयोग था वो रॉन्ग है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सारे जो दो एग्जाम्पल्स है ना, ये फैक्चुअल चीज को ये दिखला रहे हैं। हम एक और केस की चर्चा करते हैं जब हम ऑल के साथ द का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए केस थर्ड क्या कह रहा है, यदि ऑल के बाद यदि कोई टाइम एक्सप्रेशन आ जाए, ठीक है, यदि ऑल के बाद यदि ऐसी कोई बात आ जाए जो समय को दिखलाए, जो समय को दिखलाए, ठीक है ना, जिसे समय का बोध होता है, उस मामलों में हम ऑल के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, वैसी बातें जो ऑल के बाद टाइम को दिखलाया जाए उस मामलों में द का प्रयोग नहीं होगा। हमें कैसे लिखना चाहिए, हमें ऑल द डे लिखना चाहिए या हमें ऑल डे लिखना चाहिए, हमें कैसे लिखना चाहिए। देखिए ऑल के बाद टाइम एक्सप्रेशन आ गया, ऑल के साथ द नहीं, रूल यही कहता है। ठीक है, अगर लिखना है कि ऑल द मंथ, ऑल द ईयर, ठीक है, ऑल, तो ये सारी बातें क्या हैं, ऑल के बाद ये टाइम एक्सप्रेशंस हैं। और जब ऑल के बाद कोई टाइम एक्सप्रेशंस हो, समय वाले शब्द हो, तो फिर यहां पर द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो बच्चों आज की वीडियो सेशन में द के बारे में बात इतना ही। आज हमने जो बात किया ये मिसलेनियस पॉइंट्स पर बात कही गई थी। मिसलेनियस पॉइंट्स की अभी कुछ और बातें हैं, वो अगले वीडियो में लाई जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में दें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।